19 अक्टूबर 2024 की देर रात करीब 3:30 बजे प्रतिमा नाम की लेडी अपने इन लॉज और भाई को फ़ोन करती है। इतनी रात को फ़ोन की घंटी बजती सुन इन लॉज और भाई सारे टेंशन में आ जाते हैं। जाहिर सी बात है, रात के 3:30 बजे अगर आपको किसी की कॉल आती है तो काफ़ी अर्जेंट होती है और सबसे पहले आपके दिमाग में यही आता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कहीं कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया। इन्होंने भी डरते डरते वो फ़ोन उठाया और कहीं ना कहीं फ़ोन उठाने के बाद जो इनका डर था वो सच हुआ। फ़ोन पे प्रतिमा रोती बिलखती आवाज़ में कहती है कि बालकृष्णा, जो कि प्रतिमा के हस्बैंड थे, उनकी सांसें नहीं चल रही है, वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्या आप लोग प्लीज़ जल्दी यहाँ आ सकते हो। प्रतिमा इन लॉज और भाई को ये सब चीज़ें बताती है। ये सुनकर भागे भागे उसके इन लॉज और भाई बालकृष्णा के घर पहुँचते हैं। घर पहुँचते ही उन्होंने देखा कि बालकृष्णा बेडरूम में अपने बेड पे अनकॉन्शियस पड़ा हुआ था। बालकृष्णा की बॉडी में किसी तरह की भी कोई भी मूवमेंट्स नहीं हो रही थी, बिल्कुल बेजान। सारे लोगों ने एक डॉक्टर को बुलाया, जिसके बाद वहाँ पे डॉक्टर को बुलाया जाता है और डॉक्टर बालकृष्णा की नर्व्स को चेक करता है। चेक करने के बाद डॉक्टर वही चीज़ें बोलता है जिसका हर किसी को डर था। डॉक्टर बताते हैं कि बालकृष्णा की सांसें नहीं चल रही है, यानी कि बालकृष्णा की मौत हो चुकी है। दरअसल कर्नाटका के उडुपी में रहने वाले बालकृष्णा की तबीयत अगस्त 2024 से ही ठीक नहीं चल रही थी। बार बार हाई फीवर, वॉमिटिंग और बाकी चीज़ों के साथ बालकृष्णा सफ़र कर रहा था। शुरुआत में तो किसी ने इस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लिया। बालकृष्णा भी लोकल मेडिकल स्टोर से जाकर मेडिसिन ले लेता और फिर उन्हें खाकर ठीक हो जाता। कुछ दिन तक वो ठीक होता और वापस से उसकी हालत सेम तरीके से ख़राब होने लग जाती। अब इन सारी चीज़ों से थक हार कर बालकृष्णा बोलता है कि फाइनली मुझे एक बड़े डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उससे चेकअप करवा लेना चाहिए। मुझे भी तो पता चले कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। और इसी डिसीजन के साथ बालकृष्णा उडुपी से अब बेंगलोर शिफ्ट हो जाता है, सिर्फ डॉक्टर्स को दिखाने के लिए, अपना चेकअप करवाने के लिए। अब बेंगलोर में भी बालकृष्णा कई बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास जाता है, उनसे चेकअप करवाता है, लेकिन कोई भी डॉक्टर्स उसको एग्जैक्ट रीज़न बता ही नहीं पाता कि उसके साथ हो क्या रहा है। इवन डॉक्टर्स वर कंफ्यूज्ड कि भाई चल क्या रहा है। जिसके बाद बालकृष्णा कर्नाटका के और भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में एडमिट होता है, मगर कहीं से भी रीजंस पता नहीं चल पाता। 9 अलग अलग हॉस्पिटल में खुद को दिखाने के बाद आखिरकार बेंगलोर के एक हॉस्पिटल में उनका थोड़ा सही सा इलाज हो पाता है और बालकृष्णा की तबीयत में सुधार होने लगता है। बालकृष्णा की तबीयत अगस्त से बिगड़ना शुरू हुई थी और उसकी तबीयत को सुधरने में अक्टूबर तक का समय लग गया। आखिरकार 19 अक्टूबर के दिन डॉक्टर्स ने प्रतिमा से कहा कि अब आप बालकृष्णा को अपने साथ घर ले जा सकती हैं, ही इज कम्प्लीटली फाइन। ये सुनकर बालकृष्णा, उसकी पत्नी, उसके घर वाले, हर कोई सिर्फ खुश था। फाइनली इतना बड़ा जो ये पीरियड चल रहा था, ये जो फेज चल रहा था, वो ख़त्म हुआ। फाइनली बालकृष्णा अब सही सलामत घर जा सकता है। लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि घर जाने के बाद बालकृष्णा के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिससे इनको जिंदगी भर का दर्द मिलने वाला था। सब बड़े धूमधाम से बालकृष्णा को हॉस्पिटल से घर लेकर आए। बेंगलोर से उडुपी आते आते करीबन रात के 8 बज चुके थे। सारे लोग काफ़ी खुश थे, सबने अच्छे से डिनर किया, हंसी मजाक चल रहा था। बालकृष्णा भी काफ़ी हंसी मजाक कर रहा था। घर का माहौल अगस्त से काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिंग था और अब फाइनली अक्टूबर में जाकर अब घर का माहौल ठीक होने लगा था। हंसी मजाक करते हुए, खाना वाना खाते हुए रात के 11 बज चुके थे। अब सबका प्लान ये था कि 11 तक यहीं रुक जाते हैं, मतलब कि बालकृष्णा के साथ थोड़े दिन और रुक जाते हैं, बालकृष्णा की तबीयत को अच्छे से देखते हैं, उसको जितनी भी ज़रूरत होगी वो पूरी करते हैं और साथ में प्रतिमा का भी घर परिवार चलाने में हाथ बटा लेते हैं। सबका यही प्लान था। लेकिन पता नहीं क्यों प्रतिमा ने इन सबको घर जाने को बोल दिया। सबको बड़ा अजीब भी लगता है कि प्रतिमा मना क्यों कर रही है, हम तो उसकी हेल्प ही करेंगे और बालकृष्णा की भी अच्छी खासी देखभाल करेंगे, तो वो ऐसा क्यों बोल रही है। लेकिन प्रतिमा अपनी जिद पे अड़ी थी, वो सबको घर भेजने में अड़ी थी। बिना किसी सवाल के एक एक करके हर कोई अपने अपने घर चला जाता है। अब जो प्रतिमा का भाई था संदीप, वो भी बालकृष्णा को इस हालत में छोड़ना नहीं चाहता था। दरअसल प्रतिमा का भाई संदीप, जो कि उसका रियल ब्रदर था, उसके बालकृष्णा के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन थे। वो दोनों जीजा साला कम और बेस्ट फ्रेंड्स ज़्यादा थे। संदीप ने हॉस्पिटल में भी बालकृष्णा की बहुत सेवा करी थी और वो घर आने के बाद भी सेवा करना चाहता था, मगर प्रतिमा ने उसे भी अपने घर जाने को कह दिया, ये कहकर कि कल सुबह आ जाइए आराम से, अभी तू जा, अभी तू थक गया होगा, थोड़ा रेस्ट कर ले, जीजा जी भी सो रहे हैं, आराम से तू भी घर जाकर आराम से सो जा। और ये सुनकर संदीप को भी ना चाहते हुए अपने घर जाना पड़ा। 11 बजे के करीब सब लोग वहाँ से अपने घर के लिए चले गए होंगे और 3:30 बजे के करीब उन्हें वापस उसी घर आना पड़ा।
जो परिवार कुछ देर पहले यहाँ पर हंसी मजाक कर रहा था, जिन्हें लग रहा था कि फाइनली उनका परिवार अब खुश रहने वाला था, कुछ ही घंटों में वो खुशी एक बहुत बड़े दुख में बदल चुकी थी। सारे लोग सदमे में थे और सबके दिमाग में सिर्फ एक सवाल आ रहा था कि अगर बालकृष्णा सही से फिट नहीं हुआ था तो डॉक्टर्स ने उसे डिस्चार्ज क्यों करा, और जब डॉक्टर्स ने उसे डिस्चार्ज करा था तो बालकृष्णा बिल्कुल फिट लग रहा था। तो ये अचानक से उसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ? और इन सारे सवालों के बीच प्रतिमा का भाई संदीप ने अपने जीजा की बॉडी को जब करीब से देखा तो उसे कुछ अजीब दिखा। उसने अपने जीजा के गले और चेहरे पे अजीब से रेड मार्क्स देखे। ये निशान उस वक्त नहीं थे जब बालकृष्णा हॉस्पिटल से घर आया था। तो अचानक से ये मार्क्स आए तो आए कहाँ से? संदीप को बहुत तगड़ा डाउट था कि ये नेचुरल डेथ तो बिल्कुल नहीं हो सकती। अब संदीप तुरंत अपनी बहन से पूछता है कि जीजा जी के गले में ये सब मार्क्स आए कहाँ से, मतलब जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए थे तब तो ये सब नहीं था। बहन एकदम डर जाती है और बोलती है कि जब ये उठ नहीं रहे थे, रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे, मैंने उठा रही थी तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई और उसी डर में मैंने इनके सर पे बोतल फेंक के मार दी, ये सोचकर कि बोतल लगेगी, थोड़ी दर्द होगी तो ये उठ जाएंगे। लेकिन फिर भी ये उठ नहीं पाए और ये मार्क्स उसी बोतल से आया और मैं इन्हें जो उठाने की कोशिश कर रही थी उधर से आए हैं। संदीप अपनी बहन के आंसर से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था और वो तुरंत बालकृष्णा के पापा के पास जाता है और उनको बोलता है कि बालकृष्णा का पोस्टमार्टम कराया जाए। उसके पापा बोलते हैं कि बेटा लेकिन इसकी तो नेचुरल डेथ हुई है, तो पोस्टमार्टम कराने को क्यों बोल रहे हो? जिसके बाद संदीप उनके पापा को और वहाँ खड़े और लोगों को वो सारे मार्क्स दिखाता है जो बालकृष्णा की बॉडी में आ चुके थे, जिसे देखकर वहाँ पे हर कोई हक्का बक्का रह गया था। उन्होंने बालकृष्णा के अंतिम संस्कार से पहले उसका पोस्टमार्टम कराने का डिसीजन लिया। बॉडी को डॉक्टर्स के पास भेजा गया, सारे प्रोसेस स्टार्ट हुए। इधर घर में शोक की लहर थी। जाहिर सी बात है, माँ बाप का बेटा दुनिया छोड़कर चला गया था, मगर प्रतिमा के चेहरे पे वो दुख नहीं था जो एक औरत के चेहरे पर होना चाहिए जब उसका पति दुनिया छोड़कर चला गया हो। और यहाँ पर संदीप को अपनी बहन की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। संदीप बहुत बेचैन हो रहा था कि आखिर हुआ क्या होगा। काफी देर तक उसने खुद को समझाने की भी कोशिश करी, लेकिन एक टाइम बाद वो जाता है, अपनी बहन को सीधा पकड़ता है और उसे चुपचाप पूछता है, सच सच बता उस रात को हुआ क्या था? उसकी बहन एकदम गुस्से में बोलती है कि मैंने तेरे को सब कुछ बताया ना क्या क्या हुआ था, तू बार बार मुझसे ये क्यों पूछ रहा है? जिस पे संदीप बोलता है कि अभी भी तुम मुझसे झूठ बोल रही है, सच बता, कोई आया था तेरी मदद करने? क्या यहाँ पर दिलीप आया था? एकदम से दिलीप का नाम सुनकर उसकी बहन की तो मानो पूरी ज़मीन खिसक जाती है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके भाई के ज़ुबान पर दिलीप नाम आया तो आया कैसे। प्रतिमा बोलती है कि कौन दिलीप? तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो ये, और तुम उसे कैसे जानते हो? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। जिस पे संदीप बोलता है कि मुझे तेरे और दिलीप के बारे में क्या चल रहा है सब कुछ पता है, तो मुझसे फालतू का झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, सच सच बता हुआ क्या है, क्योंकि वैसे भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने की देर है, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाना है, तो बेटर है तू मुझे सब कुछ बता दे। प्रतिमा ये सुनकर बहुत घबरा जाती है और वो सोचती है कि संदीप तो मेरा ही भाई है, आखिरकार जो भी होगा वो मेरी ही साइड लेगा, और ये सोचकर वो संदीप को सब कुछ सच बताना शुरू करती है। प्रतिमा कन्फेस करना शुरू करती है। दरअसल दिलीप और प्रतिमा की मुलाकात इंस्टा पर हुई थी। दरअसल प्रतिमा का एक ब्यूटी पार्लर था जो उसके पति बालकृष्णा ने ही खोल के दिया था। बालकृष्णा एक रेस्टोरेंट ओनर था और उसे लगता था कि प्रतिमा को मेकअप एंड ऑल सब कुछ बहुत अच्छे से आता है, तो क्यों ना उसको एक पार्लर खोलकर दे दिया जाए, इससे वो अच्छी कमाई भी कर लेगी और उसका टाइम पास भी हो जाया करेगा। अब ब्यूटी पार्लर चलने भी अच्छा लगा, कमाई भी अच्छी होने लगी, लेकिन कोरोना आने के बाद ब्यूटी पार्लर को बंद करना पड़ा, जिसके बाद प्रतिमा एकदम फ्री हो चुकी थी। मतलब एक टाइम पर उसके पास इतना सारा काम होता था करने को और अब कुछ भी नहीं। फ्री रहने के बाद प्रतिमा सोचती है कि क्यों ना मैं भी इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना शुरू करूं, और ये सोचकर उसने इंस्टा पर वीडियोस बनाना शुरू किया। देखते ही देखते उसके फॉलोअर्स बढ़ने लगे और उन्हीं फॉलोअर्स में से एक था दिलीप और प्रतिमा की दोस्ती इंस्टा से शुरू होती है। पहले नॉर्मली हेलो हाय से बात शुरू होती है और कॉन्वर्सेशन धीरे धीरे हंसी मजाक में बदलने लगती है और फिर हंसी मजाक से प्यार में। प्रतिमा दिन रात अपने फ़ोन में ही घुसी रहती। ये सब बालकृष्णा भी गौर कर रहा था। उसे पता चल चुका था कि उसकी बीवी की लाइफ में अब और कोई मर्द आ चुका है। उसने प्रतिमा को कई बार मना करा, मगर वो एक बार भी नहीं मानी। इन सब से थक हार कर उसने अपने साले संदीप को सब कुछ बताया। उसने अपनी बहन को समझाने की बहुत कोशिश करी कि अपने हंसते खेलते परिवार को एक अनजान लड़के के चक्कर में बर्बाद मत कर, जीजा जी जैसा पति तुझे कभी नहीं मिलेगा। जिसके बाद प्रतिमा ने अपने भाई की बात मानी भी और दिलीप से बात करना बंद कर दी, लेकिन सिर्फ थोड़े दिनों तक। और कुछ दिनों बाद ये दोनों वापस बातें करना शुरू कर देते हैं और बातें इतनी हद तक बढ़ जाती है कि अब ये दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं और इनकी कहानी इतनी आगे बढ़ जाती है कि अब ये एक दूसरे के साथ ही जीना चाहते थे। यानी कि दिलीप और प्रतिमा शादी करना चाहते थे, मगर शादी कैसे करते?
शादी के बीच सबसे बड़ा रोड़ा कौन था? बालकृष्ण। तो बस प्लानिंग शुरू हो गई बालकृष्ण को रास्ते से हटाने की, क्योंकि बालकृष्ण इकलौता वो शख्स था जो इन दोनों के बीच में आ रहा था। अब उन्हें बालकृष्ण को मारना तो था, लेकिन इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मारे तो आखिर मारे कैसे। कुछ ऐसा तरीका जिससे ना तो ये दोनों पकड़े जाएं और बालकृष्ण भी चुपचाप साइड हो जाए। ये दोनों अब गूगल में सब कुछ सर्च करने लग जाते हैं, ऑनलाइन रिसर्च करने लगते हैं, नए नए तरीके सीखने लगते हैं, जिसके बाद इन्हें एक आइडिया स्ट्राइक करता है, क्यों ना बालकृष्ण को धीरे धीरे पॉइजन दिया जाए, जिससे बालकृष्ण धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होगी और उसकी मौत होगी और किसी को शक भी नहीं होगा। जब एक साथ एक ही मूवमेंट में कोई मर जाता है तो शायद शक होता है, लेकिन धीरे 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 मरता है तो कहीं ना कहीं सामने वालों के दिमाग में भी ऐसा हो जाता है कि इसकी तो तबीयत ही खराब थी, आज नहीं तो कल ये तो होना ही था। और उन्होंने अब एक ऐसे केमिकल के बारे में रिसर्च शुरू कर दी जो इनके इस मंसूबे में काम आ सकता था। कुछ टाइम तक रिसर्च करने के बाद उन्हें पता चला कि एक ऐसा केमिकल है जो उनके काम आ सकता है। ऑब्वियसली मैं इस केमिकल का नाम तो नहीं बताऊंगा फॉर सेफ्टी पर्पस, और इन दोनों के पास वो केमिकल का पता चल चुका था। बट इस केमिकल को खरीदना भी एक बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि कोई भी इस केमिकल को नॉर्मली ऐसे देता नहीं है। लेकिन दिलीप के कुछ कनेक्शंस थे जिनका यूज करके वो फाइनली उस केमिकल को खरीद लेता है। और बस तब से शुरू हुआ बालकृष्ण को मारने का ये गंदा खेल। अगस्त 2024, जिस महीने बालकृष्ण की तबीयत बिगड़ना शुरू हुई, उसी महीने से प्रतिमा ने उसे स्लो पॉइजन देना शुरू किया था, जिस वजह से बालकृष्ण की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लगी थी। प्रतिमा और दिलीप को लगा कि अब फाइनली बालकृष्ण नहीं बचेगा, मगर अक्टूबर 19, 2024 के दिन दिलीप और प्रतिमा हैरान हो गए, क्योंकि डॉक्टर्स ने बालकृष्ण को पूरी तरीके से बचा लिया था और उसको डिस्चार्ज भी कर दिया था। इन दोनों की मेहनत जो इतने दिनों से करते आ रहे थे एकदम से बर्बाद हो जाती है और ये दोनों डिसाइड करते हैं कि स्लो पॉइजन तो बालकृष्ण को मार नहीं पाया, अब बालकृष्ण को हम खुद मारेंगे, वो भी एज सून एज पॉसिबल। तभी उन्होंने डिसाइड करा कि 19 अक्टूबर की रात ही बालकृष्ण को मौत के घाट उतारा जाएगा। और उसी रात सबके जाने के बाद दिलीप घर आता है। बड़े प्यार से उसने सब कुछ संभाला और उसी रात दिलीप अब प्रतिमा के बेडरूम में जाता है जहाँ पर बालकृष्ण सो रहा होता है। अब दिलीप जाता है, बालकृष्ण के साइड में पड़ा पिल्लो उठाता है और उससे उसके मुंह को बहुत जोर से दबा देता है। बालकृष्ण तड़पना शुरू करता है। प्रतिमा सीधा जाती है, बालकृष्ण के पैरों के ऊपर जाकर बैठ जाती है ताकि वो ज़्यादा मूवमेंट ना कर पाए। तकिए से सांसें रोकने के बाद अब दिलीप ने बालकृष्ण के गले को जोर से घोटा, जोर से दबाया। कुछ देर तक छटपटाने के बाद आखिरकार बालकृष्ण की मूवमेंट्स बंद हो चुकी थी। ये सारी बातें प्रतिमा अपने भाई संदीप को बता रही थी, ये सोचकर कि आखिर कुछ भी हो जाए भाई तो मेरा ही है, मेरा ही साथ देगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। जब प्रतिमा ये सब कन्फेस कर रही थी तो संदीप ने अपने फ़ोन का रिकॉर्डर ऑन करा हुआ था, वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था और फिर वो यही पूरी वॉइस रिकॉर्डिंग पुलिस के पास जाकर दे देता है। पुलिस जाती है डॉक्टर के पास और उनसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगती है। रिपोर्ट में भी क्लियर यही मेंशन था कि ये एक नेचुरल डेथ नहीं है, बल्कि ये प्रॉपर प्लान किया गया मर्डर था। पुलिस तुरंत प्रतिमा और दिलीप को उन्हीं के घर से उठा लेती है और अब ये दोनों जेल में सड़ रहे हैं। ऑल्दो अभी कोर्ट का फाइनल फैसला आना बाकी है, लेकिन हाँ, इन दोनों ने सब किया है क्योंकि इन्होंने कन्फेस कर लिया है। टू बी ऑनेस्ट, आजकल ये इस टाइप के न्यूज़ कुछ ज़्यादा ही आ रही है, जहाँ पर एक मैरिड कपल में कोई एक निकलता है जिसका किसी और के साथ अफेयर चलता है और फिर वो दूसरे का मर्डर कर देता है। ऐसा लग रहा है जैसे आजकल किसी को मारना एक खेल हो चुका है, कोई ये सीरियस क्राइम रहा ही नहीं है। कोई भी नॉर्मली औरत, कोई भी नॉर्मल पत्नी जिसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो अचानक से एक दिन सोचती है और सामने वाले को मार देती है, जस्ट इसलिए क्योंकि उसे किसी और से शादी करनी है। वेल, आई गेस इन लोगों में दिमाग थोड़ा कम होता है, क्योंकि अगर आपके पास थोड़ा सा भी दिमाग है तो आपको ये पता चलना चाहिए कि अगर आप किसी को मार रहे हो तो पूरी ज़िंदगी आप जेल में सड़ोगे। मतलब ये बहुत कम होता है कि भाई लोग पकड़े नहीं जाते, अगर आप गलत करोगे तो आज नहीं तो कल पकड़े जाओगे। और फिर उसके बाद क्या, आपने किसी को पाने के लिए किसी की जान ले ली और जिसको पाने के लिए आपने ये सब किया, अब आप दोनों जेल में सड़ रहे हो अलग अलग, तो अब आपको चैन मिल गई। मतलब थोड़ा आउटकम सोचा करो। ये सारी चीज़ें करने से पहले इन लोगों को थोड़ा तो दिमाग लगाना चाहिए। सारा दिमाग किसको कैसे मारना है उसमें लगा देते हैं, लेकिन मारने के बाद क्या होगा ये लोग जानते ही नहीं है। अजीब सी बात है और बहुत सैड, बहुत डिस्टर्बिंग। आई रियली होप कि ऐसा कुछ ना हो, लेकिन जिस तरह न्यूज़ आ रही है ना, मैं बता रहा हूँ, हम एक अलग ही दिशा में चल चुके हैं। एक ऐसे डरावने रास्ते पे हम जा चुके हैं जहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल है। अगर मैं अपने सब्सक्राइबर को पर्सनल एडवाइस दूँ तो बस एक चीज़ समझना कि ट्रस्ट किसी पे भी मत करना। अंधा ट्रस्ट
किसी पे भी मत करना। प्यार करते हो, सब करते हो, एक साइड बहुत सही है, बहुत अच्छी आपकी ज़िंदगी चल रही है, बट अपनी आंखें, अपना दिमाग, अपने कान हमेशा खुले रखना, क्योंकि जितने मैंने क्राइम आजकल कवर कर रहा हूँ ना, प्यार करने वाले ही सबसे पहले मारते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।